अब एक्सरसाइज 28F का 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है एक प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। मेरे पास दो प्लेन इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन मेरे पास कितनी है, 3x माइनस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। देखना 13th नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल 12th नंबर क्वेश्चन की तरह है। अगर आपने 12th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या फिर आपने 12th नंबर क्वेश्चन मेरी वीडियोस देख लिया तो फिर आपको 13th नंबर क्वेश्चन ही बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी प्लेन x1, y1, z1 से पास कर रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसे आता है, ये भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो मतलब 12th नंबर क्वेश्चन जिस वीडियो मैंने समझाया था उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे x1, y1, z1 क्या है, 0, 0, 0। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। ये मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर मैं इसका नॉर्मल वेक्टर लिखना चाहूँ इस प्लेन का, सबसे पहले आप इस प्लेन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर आप नॉर्मल वेक्टर लिखना। तो नॉर्मल वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। और नहीं तो आप वैसे भी लिख सकते हो, जो भी मेरे पास x, y, z का कोफिशिएंट होगा वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के dr होंगे, मतलब नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे। और जब आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है फिर आप उसका वेक्टर फॉर्म आराम से लिख सकते हो। तो ये मेरे पास n वेक्टर हो जाएगा। अब देखना इस वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को मैं n1 वेक्टर बोलता हूं, जो कि मेरे पास हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और इस वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को मैं n2 वेक्टर बोलता हूं, जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन है, ये प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। अब हम लोगों को भली भांति पता है कि अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो उनका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये बात भी पता है कि अगर दो प्लेन के बीच का एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो अगर दो प्लेन के बीच का एंगल π/2 यानी कि 90 डिग्री है तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि n इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर, मतलब n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर और n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर। अच्छा, अगर n वेक्टर n1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या मैं n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर 0 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख तो सकता हूँ। और यहाँ n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर 0 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। फिर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा a प्लस 2b और प्लस में नहीं माइनस में c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, 3a माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखना मैंने पिछले वाले वीडियो में यानी कि जिस वीडियो मैंने 12th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे अगर मेरे पास दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल हो तो हम लोग तीनों वेरिएबल के रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा यानी कि जिस वीडियो मैंने 12th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वह जाके आप देख लीजिए। ऐसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। a सबसे पहले मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0 और यहाँ 3a माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, a यहाँ हो जाएगा 2 माइनस में कितना 4 इक्वल टू b माइनस 3 और माइनस में कितना 1 इक्वल टू c। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास कितना देखना, माइनस में कितना 4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास माइनस में 6। तो ये हो जाएगा a बाय माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, b बाय माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, c बाय माइनस 10। अब इसको मैं k के बराबर एज्यूम कर लेता हूं तो a कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 2k, b कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 4k और c कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 10k। ठीक है, अब देखना आगे। अब मेरे पास a b c आ चुका है। अब मैं a b और c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूं। तो पुट करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 2k x माइनस 4k y माइनस 10k z इक्वल टू 0। अब क्या करता हूं, माइनस के कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू 0, क्योंकि अगर माइनस के को मैं RHS में भेजूंगा और उधर 0 है तो ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। अब एक काम कर सकता हूं मैं, इसमें से मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूं। 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0। तो अगर मैं 2 को भी उस साइड भेज दूं 0 में चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0। ये मेरे पास फाइनली प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 14th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन द पॉइंट a कितना दिया हुआ हमारे पास 1, माइनस 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन। दोनों प्लेन की इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है। पहली प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 2z
इज इक्वल टू 5 और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट से तो पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, अगर वो प्लेन x1, y1, z1 से पास कर रहा होता है तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन होती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, ये तो पता है। और यहाँ पे x1, y1, z1 क्या है, वो 1, -1, 2 है, तो पुट करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा a x माइनस 1 प्लस b y प्लस 1 प्लस c z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। अब देखना, अगर मैं इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा इस प्लेन का, ये हो जाएगा मेरे पास a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे, तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लो। यहाँ कितना हो जाएगा a x प्लस b y प्लस c z और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस a प्लस b माइनस 2z। फिर आप कॉन्स्टेंट को उस साइड ले जाओ, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर जाके आप r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू p से कंपेयर करने के बाद आप नॉर्मल वेक्टर निकाल लो। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी मेरे पास x, y, z का कोफिशिएंट होगा उस वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। और जब मेरे पास नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा फिर मैं उसका वेक्टर फॉर्म आराम से लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास n वेक्टर ये हो जाएगा। अब देखना, इन दोनों प्लेन के लिए हम लोग नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं, तो इसके लिए नॉर्मल वेक्टर का नाम मैं n1 वेक्टर देता हूं, जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। और इस वाले प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर मेरे पास हो जाएगा n2 वेक्टर, जिसको मैं नाम दे रहा हूं i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अब देखना, ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। अब हम लोगों को एक बात पता है कि अगर दो प्लेन के बीच में एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल के बीच का भी एंगल थीटा ही होता है। तो फिर अगर दो प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। इसका मतलब अगर ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो फिर n वेक्टर और n1 वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और अगर ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो n वेक्टर और n2 वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर n वेक्टर n1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फिर हमारे पास n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर 0 होना चाहिए। और अगर n वेक्टर n2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो हमारे पास n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर भी 0 होना चाहिए। अब मेरे पास दो कंडीशन आ चुकी है। अब इन दोनों कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा n वेक्टर की जगह a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप डॉट n1 वेक्टर कितना है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन मेरे पास हो जाएगी a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप और डॉट में n2 वेक्टर कितना है मेरे पास, ये है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना, यहां से कितना हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0 और यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं a b और c की वैल्यू निकाल सकता हूं? नहीं, a b और c की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं a b c तीनों का रेशियो निकाल सकता हूं। वो कैसे निकालूंगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा 12th नंबर वाला जो क्वेश्चन में जिस वीडियो मैंने बताया था, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो फिर आप इसको भी कर लोगे। ठीक है, तो इसके रेशियो को हम लोग निकालते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा -9 और प्लस में 4, b यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस में कितना 6 और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू c, यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस में 3। ठीक है, ये कैसे किया मैंने, वैसे तो ये मैंने आपको बता दिया था लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूँ। a लिखेंगे, फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2, यहाँ पे b -2 इंटू 1 -3 इंटू 2 इक्वल टू c, यहाँ पे 2 इंटू 2 -1 इंटू 3, ऐसे करके मैंने लिखा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास a बाई -5 इज इक्वल टू b बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 1। अब इसको मैं k के बराबर अज्यूम कर लेता हूं, तो मेरे पास a कितना हो जाएगा -5 के, b कितना हो जाएगा मेरे पास 4 के और c कितना हो जाएगा मेरे पास k। अब मेरे पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं a b c तीनों की वैल्यू इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। किस इक्वेशन में, मेरे पास जो प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आई थी, क्या थी वो प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये वाली थी। अब मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखते हैं अगले पेज में। अब अपन अगर पुट करें तो यहाँ कितना हो जाएगा -5 के x माइनस 1 प्लस 4 के y प्लस 1 प्लस के z -2 इक्वल टू 0। अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा -5x प्लस 5 प्लस 4y प्लस 4 और प्लस z -2 इक्वल टू 0। अब k को मैं अगर उस साइड भेज दूंगा तो 0 बाई के 0 ही हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा -5x प्लस 4y प्लस z प्लस 5 प्लस 4 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा -5x प्लस 4y प्लस z और यहाँ हो जाएगा मेरे पास प्लस 7 इक्वल टू 0। अब एक काम करता हूं, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं पूरे में से, तो माइनस कॉमन लेने के बाद 5x
-4y माइनस जेड माइनस 7 इक्वल टू 0। और अगर मैं -1 को इस साइड भेजूंगा तो 0 बाय -1 0 ही हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 5x माइनस 4y माइनस जेड माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मेरे पास प्लेन की फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में एक और लाइन लास्ट में हम लोगों से पूछा गया है। क्या है वो लाइन? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -2,5,5 फ्रॉम द प्लेन ऑब्टेन्ड एबव। मतलब इस पॉइंट का इस प्लेन से कितना डिस्टेंस है भी हम लोगों को बताना है। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? मान लो P डिस्टेंस है मेरे पास, ये होता है मेरे पास ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड और नीचे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे पास -10 प्लस 5 इंटू -4 हो जाएगा मेरे पास -20 और प्लस में 5 इंटू -1 हो जाएगा मेरे पास -5 और -7 और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर यानी कि 16 और प्लस c स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा हम लोगों को। अच्छा, तुम लोग इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगा ना, ये x1 y1 z1 क्या है, ABCD क्या है। अच्छा देखो, इसको मैं कंपेयर करता हूँ इस प्लेन को ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से, तो तुम ABCD आराम से निकाल सकते हो। और ये जो पॉइंट होता है इसको मैं बोलता हूँ x1, y1, z1, क्योंकि यहाँ पे x1, y1, z1 वो पॉइंट होता है जहां से लेकर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना होता है, जो कि मेरे पास पॉइंट P है। ठीक है, अब कंफ्यूज हो गए तुम, ये भी पॉइंट P और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में P, तो इसको मैं z बोल देता हूँ। ठीक है, लेमडा बोल देता हूँ, लेमडा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं लेमडा बोलता हूँ। ठीक, अब देखना इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास -30 और -5 -35 -7 -42 और -42 का बाहर मॉड तो 42। नीचे में कितना अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 26 26 प्लस 16 हो जाएगा 42 रूट ओवर 42, यानी कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर 42। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि किस डायरेक्शन में डिस्टेंस लेना है, इसलिए हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।